नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 25 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है इजराइल के साथ समझौते पर हमास में मची फूट। अल कासम ब्रिगेड ने लड़ाई तेज करने का किया ऐलान, कहा यही मौका है पूरी फिलिस्तीनियों को आज़ाद कराने का अब और इजराइल पर कब्जा करने का यही है सही समय। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार इजराइल और हमास युद्ध के बीच सीज फायर के बाद 2 महीने तक होगा युद्ध के बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा 2 महीने तक करेंगे युद्ध। तीसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां गाजा में आपको बता दें यमन के हौती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की मिसाइलों से किया हमला, भीषण अटैक में इजराइल को उड़े परखच्चे। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, हिजबुल्ला ने भी एक बार फिर उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे, बॉर्डर छोड़ भाग रहे इजरायली सैनिक। ये भी हम आपको बताएंगे हिजबुल्ला के डर से। वहीं अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, आखिर कैसे यूएन में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे को छोड़ अफ्रीकी संघ भारत वोटिंग में क्या कुछ है मामला। और वहीं बंदूकों के बदले किसे मांग रहा हमास, इजराइल को चुकानी न पड़ जाए कहीं कीमत। बताएंगे आखिर क्या कुछ रणनीति और क्या कुछ तैयारी है हमास की, जिसके बाद से इजराइल टेक सकता है घुटने। ये आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है, कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं हमास के लड़ाके, ये भी हम आपको बताएंगे। और अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, पिछले 24 घंटे में क्या है युद्ध के हालात। वेस्ट बैंक में लगातार अटैक कर रहा है इजरायली सेना, वहाँ के रेजिस्टेंट फोर्सेस भी दे रहे हैं करारा जवाब। हिजबुल्ला की तरफ से भी हो रहा अटैक। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आई है इजराइल के साथ समझौते पर हमास में मची फूट। अल कासम ब्रिगेड ने लड़ाई तेज करने का किया ऐलान। बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दरअसल हमास की बात करें तो हमास में फूट इस वजह है कि अल कासम ब्रिगेड का कहना है कि यही सही मौका है। अल कासम ब्रिगेड के अभी भी 30,000 से ज़्यादा लड़ाके एक्टिव हैं और उनको पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि इजराइल को अबूसी उत्तरी गाजा में ही हम दफन करने की पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध को रोकना नहीं है और यही कारण है कि फिलहाल अल कासम ब्रिगेड अब युद्ध तेज करेगा। हमास की आर्मी विंग ने लड़ाई तेज करने की बात कही है। अल कासम प्रवक्ता ने कहा सभी मोर्चों पर लड़ाई तेज होगी। इजराइल के साथ समझौते के बीच अल कासम का ये बड़ा बयान निकल के आया है। वैसे आपको बता दें इजराइल भी इस युद्ध को रोकने के मूड में नहीं है और इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने भी कहा है कि फिलहाल युद्ध 2 महीने तक आगे चलेगा, लेकिन इस 4 दिनों के अंदर जो है हमास पूरी रणनीति और तैयारी कर लेगा। हालांकि अल कासम ब्रिगेड का ये कहना था कि हम उनके बंधुकों को, यानी जो इजराइल बंधुकों उनको अभी नहीं रिहा करते, एक सही समय पर रिहा किया जाता। लेकिन आपको बता दें इस मौके पर जो है वो उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी हथियार है। यानी अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने अल जजीरा टीवी पर प्रकाशित एक वीडियो में लड़ाई तेज करने की अपील की। उबैदा ने कहा कि हम बंदूकों को एक सही टाइम पे छोड़ते जब हमारे पास हथियारों की कोई कमी होती या हमारे लड़ाकों की कोई कमी होती। अब अभी हमारे पास ना तो हथियारों की कोई कमी है और ना ही लड़ाकों की कोई कमी है। ऐसे में अभी इजराइल के पास हथियारों की कमी थी और सेना लड़ने के मूड में भी नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने सीज फायर किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम अपने सुविधानुसार सीज फायर करते तब वो ज़्यादा मज़ा आता। हालांकि अबू उबैदा ने कहा है कि युद्ध 4-5 दिनों के बाद एक बार फिर से असली रोमांच पे पहुंचेगी। उन्होंने कहा है कि हम जीत रहे हैं और हम जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि हम दुश्मन देशों को करारा जवाब देंगे और सही वक्त आ चुका है जब फिलिस्तीनियों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होकर अपनी ज़मीनों को आज़ाद कराना चाहिए और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये बात अबू उबैदा ने कहा, अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने कही है। अगली एक और अपडेट, बंदूकों के आदान प्रदान की खबरें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट निकल के आ गई है दोस्तों। आपको बता दें गाजा, खास करके दक्षिणी गाजा में कल इजराइल ने 300 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। इजराइल ने खान यूनिस में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा हमले किए हैं, जिसमें कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं। युद्ध विराम बड़ी कठिनाई परिस्थितियों में लागू हो रहा है। नेतन्याहू कभी भी धोखा दे सकते हैं। हमास पूरी तरीके से सतर्क है। जी हाँ, दरअसल गाजा में आपको बता दें फिलहाल देश भर में, खास करके इजराइल में जिस तरीके से बंदूकों को छुड़ाए जाने के लेकर जोरदार प्रदर्शन हुए, उसके बाद आखिरकार घुटने पर तो आई ही है इजराइल सरकार। लेकिन उससे पहले आपको बता दें सीज फायर से ठीक पहले 24 से 35 घंटे में लगभग
300 ठिकानों पर भीषण बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर निकल के आई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें ये जो युद्ध विराम है वो सुबह आज 8:30 बजे से लागू हो गया है। हालांकि बंधकों की रिहाई हमास ने कहा कि जुमे की नमाज के बाद होगी, तो जुमे की नमाज के बाद बंधकों की रिहाई लगभग हुई है, वो आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां अगले 2 महीने तक करेंगे विध्वंसक हमले। युद्ध विराम के बीच इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, इजरायल हमास युद्ध के बीच 4 दिन का युद्ध विराम हुआ है और कतर की मध्यस्थता से ऐसा संभव हो पाया है। और 4 दिनों के युद्ध विराम के दौरान इजरायल और हमास के बीच एक डील हुई है, जिसमें हमास इजरायल के 239 बंधकों में से 50 को छोड़ेगा। इसके बदले में इजरायल लगभग 300 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसी बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योत गैलट ने 2 टूक कहा है कि 4 दिन के अल्प युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना अगले 2 महीने तक ताबड़तोड़ हमले करेगी। इजरायली रक्षा मंत्री का कहना है कि इजरायल अल्प संघर्ष विराम के बाद कम से कम 2 महीने तक गहन लड़ाई जारी रखेगा। गुरुवार को इजरायली नौसेना स्पेशल ऑपरेशन यूनिट को संबोधित करते हुए गैलट ने कहा है कि आने वाले दिनों में आप जो देखेंगे वो सबसे पहले बंदूकों की रिहाई और एक अल्पकालीन होगी। उसमें सैनिकों को युद्ध विराम के दौरान संगठित रहें, तैयार रहें, जांच करें, हथियारों की फिर से आपूर्ति करें, युद्ध को जारी रखने के लिए तैयार रहें। इस तरीके की चीज़ें, रणनीति पर चर्चा जो है वो हुई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिरकार यमन के हौती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की मिसाइलों से एक बार फिर किया है इजरायल पर आधी रात को हमला। जी हां, दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है। यमन के हौती विद्रोहियों ने गाजा पट्टी के फ़लस्तीन इलाकों पर इजरायली हमलों का बदला लेने के लिए एक नए ऑपरेशन में इजरायल की ओर से लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। मिलिशिया के प्रवक्ता योहा सारिया ने बुधवार को हौती संचालित अल मसीरा टीवी द्वारा प्रसारित एक बयान में कहा गया है कि मिसाइल ने एलियट में इजरायल इकाई के विभिन्न सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि जब तक गाजा और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली आक्रामकता पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाती है, तब तक हम और हमारी सैन्य अभियान चलता रहेगा। समाचार एजेंसी सिंहुआ की रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर को इजरायल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से यमनी हौती विद्रोहियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो 9वां सीमा पार मिसाइल हमला किए हैं। अमेरिका में पिछले महीने घोषणा की थी कि उसने लाल सागर में उसकी नौसेना के एक जहाज़ ने यमन ने इजरायल की ओर दागी गई कई मिसाइलों को रोका है, तो अमेरिका का मानना है कि उसने रोका है। एक और अपडेट निकल के आई, हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट दागे। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आई है। दक्षिणी लेबनान में एक घर पर इजरायल हवाई हमले के समूह में कुछ हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह समूह ने एक बार फिर से इजरायल में सैन्य चौकियों पर 50 से अधिक रॉकेट दाग दिए। सीमा पर भेजे गए रॉकेट की लहरें सबसे तीव्र बमबारी में से एक प्रतिनिधित्व करती रही, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजरायल हमास युद्ध की शुरुआत में देश के उत्तर में इजरायली चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजरायल लेबनान सीमा पर अपनी कार्रवाई को तेज करके गाजा पट्टी पर दबाव कम कर रहा है, जहां इजरायल के ज़बरदस्त हवाई ज़मीनी और नौसैनिक हमले में 13,300 से अधिक फ़लस्तीनी मारे गए हैं। सेलबंद क्षेत्र में व्यापक विनाश हुआ है। आपको बता दें, ये युद्ध 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले से शुरू हुआ था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे, और उनके परिणामस्वरूप लगभग 240 बंधकों को गाजा ले जाया गया था। एक और अपडेट निकल के आई है। हिजबुल्लाह ने आज ही घोषणा की है कि उसने 22 नवंबर तक 254 इजरायली सैनिकों को मार दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये निकल के आई है कि यहाँ पर अब हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर ये कहा है कि उसके सामने कोई इजरायली सैनिक टिक नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहाँ एक तरीके से देखा जाए तो अब उसे एक तरीके से तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां बंधकों के बदले किसे मांग रहा हमास, इजराइल को चुकानी न पड़ जाए कहीं कीमत। हमास की रणनीति में बुरा फंस चुका है इजराइल। दरअसल इजराइल और हमास के बीच गाजा में 4 दिनों के युद्ध विराम को लेकर तैयारी चल रही है और युद्ध विराम के दोनों पक्षों ने खास डिमांड कर रखी है। रिपोर्ट्स की माने तो बंधकों को रिहा करने के बदले में इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास ने 50 इजरायली बंधकों के बदले 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की डिमांड रखी गई है। अगर इजराइल ऐसा करता है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारत ने भी एयर इंडिया के विमान IC 814 हाईजैक के बाद यात्रियों के बदले जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को छोड़ा था, जिसका अंजाम
एक तरीके से बढ़ा हुआ था। हमास ने भी आतंकवादी के रूप में पहचानी जाने वाली फ़िलिस्तीनी असरा जब्बास की डिमांड की है। ऐसे अटकलें हैं कि इजराइल बंधकों और कैदियों की अदला बदली के तहत उसे रिहा कर सकता है। जब्बास 2015 में वेस्ट बैंक में एक धमाके में शामिल थे। जब्बास और रिपोर्ट्स बताते हैं कि जब्बास ने एक सुसाइड बॉम्बर बनने के ध्येय से इस धमाके को अंजाम दिया। एक चेक पॉइंट पर जब उसकी कार को रोका गया तो उसने गैस टैंक के जरिए उसे उड़ा दिया। इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घटना के बाद जब्बास की 11 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद जब्बास 2 मौक़ों पर प्लास्टिक सर्जरी के लिए धन जुटाने में कामयाब रही। तो एक तरीके से जब्बास जो है वो हमास की लड़ाकों के एक बड़े मुखिया हैं और यही कारण है कि उन्हें छोड़ने की हमास ने बात कही है, डील रखी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। गाजा में हजारों घर तबाह, 2 लाख से अधिक लोग बेघर। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े, विनाश की तस्वीरें समझिए। दरअसल इजराइल हमास का आज 49वां दिन और उम्मीद जताई जा रही है कि युद्ध विराम हो सकता है। हालांकि इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच बीती रात भी हवाई हमले और ज़मीनी हमले जारी रहे। दरअसल इजराइल और हमास के बीच अगवा किए गए लोगों के बदले में 4 दिन की युद्ध विराम पर सहमति तो बन गई, लेकिन इनका साफ ब्यौरा आने में थोड़ा समय लग रहा है। दरअसल जैसे जैसे इजराइल ने गाजा में अपनी ज़मीनी हवाई अभियान जारी रखा, वैसे वैसे विनाश का पैमाना भी काफ़ी बढ़ा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने 19 नवंबर की रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक इजराइल की जवाबी हमले में गाजा के 43,000 आवास पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं और 2.5 लाख से अधिक लोग क्षतिग्रस्त हुए। आंशिक रूप से 2.5 लाख घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इतना ही नहीं, CWC ग्रेजुएट सेंटर में कहा गया है कि सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई जिसमें 14,000 ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई और पूरी तरीके से कब्रगाह की तरह बन गया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां जम्मू कश्मीर में एक और कमांडो अब्दुल माजिद शहीद, उनके भाई भी जो है हुए थे शहीद। दरअसल जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले में जारी एनकाउंटर खत्म हो गया। इस एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हुए, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में अब्दुल माजिद भी शहीद हुए हैं। माजिद एक पैरा कमांडो थे और उनका परिवार LOC पर 0 लाइन और सीमा बाड़ के बीच स्थित अजोड गांव में रहता है। माजिद की शहादत की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि उन्हें अपने लाल की शहादत पर भी गर्व है। माजिद के चचा मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हमें कलाकोटे इलाके में लड़ाकों से मुठभेड़ में माजिद की शहादत पर गर्व है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिर एकनाथ शिंदे सरकार से इस्तीफे तक पहुंची बात। मराठाओं के बाद OBC में उबाल। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र में आपको बता दें उबाल पे उबाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ये अब मराठा आंदोलन की टेंशन बना हुआ है, लेकिन अब OBC जातियों की गोलबंदी भी चिंता बढ़ा दिया है। यही नहीं, OBC बिरादरियों को गोलबंद करने के एकनाथ शिंदे सरकार के ही मंत्री छगन भुजबल जुटे हुए हैं। अजीत पवार के साथ सरकार का हिस्सा बने भुजबल ने तो अब बागी तेवर भी अपना लिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मराठा आरक्षण के खिलाफ मेरे स्टैंड के आधार पर इस्तीफा मांगा जाता है तो मैं मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा है कि मैं तो विधायकी तक से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। दरअसल छगन भुजबल लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसके तहत OBC आरक्षण मिलता है, और वो कहते हैं कि इसमें OBC वर्ग के अधिकार प्रभावित तो होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने हाल ही में जालना जिले में OBC वर्ग की एक बड़ी रैली की थी, जिसमें इस मुहिम में कांग्रेस के कई नेता साथ थे और उन्हें इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत सरकार के खिलाफ जाते हुए इस्तीफे तक बात कह दी थी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, केजरीवाल के इस्तीफे पर वोटिंग का आगाज। कैसे बता सकते हैं आप अपनी राय, समझिए इस बात से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यदि कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल में सरकार चलानी चाहिए। आम आदमी पार्टी शुक्रवार से दिल्ली में इस पूरी रायशुमारी का आगाज करने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों कार्यकर्ता सम्मेलन में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफे को जूते की नोक पर रखते हैं, लेकिन फैसला दिल्ली की जनता से पूछने के बाद लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने रायशुमारी के लिए इस बार कोई फ़ोन नंबर या ईमेल ID जारी नहीं किए हैं, बल्कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को घर घर भेजने का फैसला किया।
डोर टू डोर कैंपेन के अलावा नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। पार्टी के एक नेता ने बताया कार्यकर्ता दिल्ली वासियों के घर या मोहल्ले जाकर संपर्क करेंगे और एक तरीके से केजरीवाल जो है अब इस चीज़ को लेकर बीजेपी को बुरा घेरने की तैयारी है। एक और अपडेट, अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते की एक और डोर टूटी, दिल्ली में बंद हो गया दूतावास। आप समझिए, जी हाँ दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान दूतावास ने इसे नई दिल्ली में अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी। भारत ने अपने राजनयिक मिशन को बंद करने के एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया। अफगान दूतावास ने कहा कि भारत सरकार से मिल रही लगातार चुनौतियों के कारण 23 नवंबर 2023 से यह प्रभावी हुआ है। दूतावास द्वारा 30 सितंबर को परिचालन बंद करने के बाद निर्णय लिया गया। दूतावास ने कहा है कि निर्णय नीति और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि पिछले 2 वर्षों में 3 महीनों में भारत में सबसे पहले अफगानी लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। और इतना ही नहीं, उनने अफगानिस्तान से कहा कि तालिबान द्वारा नियुक्ति और राजनयिकों की उपस्थिति और काम करने के निर्णय उचित ठहराने के लिए हमारी छवि को खराब करने की राजनयिक प्रयासों से बाधा डालने के प्रयास किए गए हैं। एक और अपडेट भी निकल के आई है दोस्तों, महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें, दुबई के बाद अब यूएस में भी लॉगिन डिटेल का खुलासा। दरअसल रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में जांच की आज झेल चुकी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। खबर है कि महुआ मोइत्रा की सांसद लॉगिन सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी एक शहर में लॉगिन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि वो मोइत्रा ने अपनी लॉगिन डिटेल कारोबारी दर्शन हीरामंदानी के साथ साझा किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के रिकॉर्ड्स के हवाले से बताया जा रहा है